आपका अखंड विद्याश्रम में स्वागत है। आज हम कपिल वृक्ष, वो इमेजिनरी ट्री जिसका वर्णन मैंने बचपन में देखा था कि इसकी जो जड़ें हैं वो आसमान में हैं और भूमि की तरफ इसके पत्ते और फूल जाते हैं। और इस पिक्चर में देखिए कि आप मीथेन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन को देख रहे हैं। जब दोनों मिलती हैं उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उत्पत्ति होती है। और सृष्टि में जितनी भी केमिस्ट्री है इन्हीं चीज़ों से शुरू हुई है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का ज्ञान अखंड भारत में या अखंड सिंधु में जहाँ से दिव्यांक निकला है वहीं से निकला है। ये वो भूमि है जिसी से ये डिवाइन डिज़ाइन ऑफ मैथमेटिक्स कुदर के उभर के आया है। अब आ चलते हैं। मेरे जीवन का मिशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अखंडता है, अखंडता है, अखंडता है। मुझे वो जानना है जिससे जानने के बाद कुदरत की हर चीज़ें समझ सकती हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो। वो चीज़ मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ जो अनमोल आविष्कार कहिए वो दिव्यांक का है, द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ नेचर, जिससे कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ बनी है। मुझे बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे खुशी है कि दुनिया को दिव्यांक 2014-2015 के बीच में मिला है। अब इसके आधार पे जो भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान दुनिया में है, दिव्यांक के आधार पे हम उसे अखंडता की तरफ ले जा सकते हैं। यही जो 60-70 साल की मेरी ज्ञान विद्या है या कर्म विद्या है, उसके आधार पे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नया महाग्रंथ मैं जो लिख रहा हूँ कि वो उसमें क्या है। और जो दिव्यांक है उसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी मैं देना चाहता हूँ, ताकि दुनिया में हर लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं हैं, वो मैथमेटिक्स कंक्लूसिव होनी चाहिए। उसके बाद उसका एक ही सिंबल होना चाहिए जिसके आधार पे सत्य देखा जाए। ये दिव्यांक का सिंबल है। और जो बाहर देखें 22/21 है, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। जो 10 है, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो भी आप 10 पेंटागन में देख सकते हैं। जो 0.34419 है, थर्ड स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, वो अंदर में 5 डिजिट में आप देख सकते हैं। और अंत में यही सब कुछ है। अगर एक ही सिंबल में मैं इसे 10 पेजेस में लिख सकता हूँ, एक सिंबल में भी है, एक डिज़ाइन में भी है, 100 में भी है, 1000 भी है, 10,000 भी लिख के पूरी सृष्टि को मैं दिव्यांक के आधार के इस मेंबर के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ। ये भी एक कोशिश है ताकि एम्बिग्विटी जो भाषाओं की है वो ख़त्म हो जाए। अब आते हैं कि डिवाइन पीरियाडिक टेबल। और मेरा मानना है कि आज के साइंटिस्ट ने जो पीरियाडिक टेबल डेवलप किया हुआ है, जो नीचे आप देख रहे हैं, वो अपने आप में एक संपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे पीरियड 7 ही हैं और 7 स्टेजेस हर चीज़ की हैं, वो अच्छी दिखाते हैं। जो ग्रुप देते हैं तो 18 हैं, तो 18 में आप आदि पराशक्ति के 18 हाथ ही देख सकते हैं, यानी कि आर्गन के 18 वायु हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। आप वहाँ से देखें तो एक चीज़ आती है। मगर इससे बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ उभर के आती है अखंड भारत की तरीके से, अगर सिंधु की तरीके से या दिव्यांक के आधार से, जो सबसे पहली चीज़ है वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, वो एक है। साकार सरगुण ब्राह्मण भी एक है। आदि पराशक्ति भी एक है। मगर आदि पराशक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सरस्वती, महालक्ष्मी, पार्वती निकली हैं, तो एक 3 में बन जाता है। उसके बाद 3 के 7 हो जाते हैं, फिर 10 बन जाते हैं। 1 से 3, 3 और 7, 7 के बाद 10, एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं। यही चीज़ देखकर आगे 22 लेवल तक जाती है। ये मैं समझाने की कोशिश कर, जिसने इस मैथमेटिक्स को समझ लिया वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को आसानी से समझ पाएगा, फिर उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। यही मेरी कोशिश है कि दुनिया को एक ही ज्ञान मिलना चाहिए, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे रशिया में हो। दुनिया के हर जगह पे हर बच्चे को एक जैसा ही ज्ञान चाहिए, जो आज के दिन में नहीं है। क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स भी डिफेक्टिव है, फिज़िक्स में भी बहुत से डिफेक्ट्स हैं,
केमिस्ट्री में डिफेक्ट्स हैं और सारी साइंसेस में डिफेक्ट्स हैं, सारे आर्ट में डिफेक्ट हैं। मैं कोर की बात कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ उसको ठीक करना मेरे लिए अनिवार्य है, वो दिव्यांग है। इसके आधार पे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया को ये ज्ञान दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5, 10, 20 साल के बाद पूरी दुनिया जब जान जाएगी कि यही सत्य है, तो नई किताबों में यही चीज़ उभर के आनी चाहिए जो मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ऐसी शुरुआत है ताकि दुनिया में शांति हो, पीस हो, सबको एक जैसा ज्ञान हो, किसी में कोई अंतर ना हो, किसी में कोई डिविजन ना हो। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, इंसानियत के साथ सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि हमारी आत्मा भी एक है और कुदरत की परमात्मा भी एक है। मैं वो अपनापन सारे इंसानों में देखना चाहता ताकि बाकी चीज़ों को हम प्रेम से बना सकें। अब इस विषय पे आप जब डिवाइन इतनी सच्चाई से आए हैं, तो जो इसमें जो फर्स्ट ट्रिनिटी है वो एलिमेंटल लेवल पे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं। ये 3 ऐसे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पहले जो मॉलिक्यूल्स बने हैं इन्हीं से बने हैं। और फर्स्ट सोल कॉन्शियसनेस हीलियम 4 की है, जो सूर्य भगवान के अंदर बनी है। आप उसके विषय में बात कर रहे हैं, वो इसे छोड़ देते हैं, इसे निकाल देते हैं। जो 3 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले बने हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मीथेन, जिसकी प्रोटॉन वैल्यू 10 है, 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। और दूसरा जो है वाटर है, जिसमें H के 2 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, 10 हैं। मैं वाटर का पहले वर्जन कर चुका हूँ, अब मीथेन की तरफ आते हैं। मगर मीथेन के बाद जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ वो 22 हैं। ये 3 ही मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट, पानी की हम पहले बात कर चुके हैं। अब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तक ही सीमित रख के इसको आगे ले जाएंगे, जहाँ पे कल्प वृक्ष का क्या रोल है। कल्प वृक्ष ऊपर से नीचे लाया है और नीचे से ऊपर फिर सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाता है। अब इस विषय में इसकी वो चीज़ें दिखाएंगे, शायद किसी ने, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सोचा है, लिखा है, समझा है, जाना है। मैंने तकरीबन हर एक था, मगर जो भी मैं दिखा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार में, मगर वो चीज़ें हैं जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट मैं मानता हूँ वो हाइड्रोजन है, और मैं हाइड्रोजन को आदित्य या सन के साथ जोड़ देता हूँ। कुदरत की हर चीज़ सूर्य भगवान तक, आदित्य तक आ चुकी है। वही हाइड्रोजन है, वही सबसे छोटा एलिमेंट है जो इंडिविजिबल है। मैं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो एटॉमिक लेवल पे है, सबसे जो छोटा है हाइड्रोजन ही है। सारी चीज़ इसमें ही बनी हुई हैं, और इसी में से हीलियम 4 निकली है जो हमारी अंतरात्मा है। और ये मेरा मानना है कि हाइड्रोजन ही दुनिया का सबसे अबंडेंट एटम एलिमेंट यूनिवर्स में है, और ब्रायनिक मास का 75% इसमें है, सबसे ज़्यादा है ये है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और मोस्ट बेसिक केमिकल यूनिवर्सिटी डिवाइन एनर्जी की बेसिक यूनिट है। सब इसी से बनी हुई हैं। इससे ही कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं और नॉन मेटल के साथ कंपाउंड को बनाया जाता है, और ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होती है। एंड इसका रोल एसिड बेस बैलेंस पे बहुत ज़्यादा है। ये मैं आगे भी समझा चुका हूँ, इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरे शब्दों में जो सबसे छोटा एटम या एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। मैं उसे आदित्य के साथ जोड़ता हूँ। अब जो दूसरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हीलियम है। जैसे मैं उसे अदिति या अदिति, जो आदित्य की माँ और ये है, उसके साथ जोड़ देता हूँ। जैसे में लिखा हुआ है कि अदिति ही हीलियम के साथ जुड़ी हुई है, आदित्य से बनी है। अदिति उनकी बेटी भी है, उनकी माँ भी है, ये हम दिखा चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं। जो थर्ड ग्रेटेस्ट एटम और एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, जहाँ कार्बन नहीं है। अगर एलिमेंट के देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन पहले आता है, मगर जहाँ एलिमेंट की बात आती है, जो सृष्टि के परसेंटेज की बात आती है, तो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को मैं अग्निभूता के साथ या फायर एलिमेंट के साथ जोड़ता हूँ। और मैं जानता हूँ जब तक ऑक्सीजन है, हम में अग्नि है, शक्ति है।
जब ऑक्सीजन नहीं है तो शक्ति नहीं बन पाएगी। इसका उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूँ, अब दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। एक बॉल लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें कैंडल रखिए और उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, और जब तक कैंडल जलेगी जब तक उसमें ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कैंडल जलना बंद हो जाएगी। ये एक सत्य है। तो इसका आधार ये है। अब दूसरा मेरा मानना है कि भूमि पे या जो सोलर सिस्टम के छोटे प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य भगवान अपने आप में है, अब दूसरा मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद भूमि है, उसके बाद मंगल है, मार्स है। ये जितने भी एस्ट्रॉयड बेल्ट और सूरज के बीच के जो चार हैं, मेरा मानना है कि सृष्टि के शुरू होने पे सब में कार्बन डाइऑक्साइड 97% थी। मैं आगे बताऊंगा। मगर भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज कार्बन डाइऑक्साइड 97% नहीं है और 97% को 21% ऑक्सीजन में बदल गया है, क्योंकि अब दिव्यांग के आधार में ऑक्सीजन की परसेंटेज एटलीस्ट 21-22% होनी चाहिए, वो अब आ गई है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन में हाइड्रोजन मिलने के बाद वो नाइट्रोजन में बदल गई है। अब हमारे आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बदले 78% नाइट्रोजन है और 21% ये है और 1% बाकी चीज़ें आ जाती हैं। और जो नाइट्रोजन बनने के पीछे कार्बन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर ही कार्बन, क्योंकि ये अगले पदार्थ के लिए यानी कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं। मगर अगर प्रोटीन की तरफ जाना है तो उसमें नाइट्रोजन भी हमें डालनी पड़ेगी। अगर आगे जाना है तो फास्फोरस भी उसमें डालना पड़ेगा। ये जो प्रतिक्रिया है हम एक एक करके आगे देखेंगे। हम नाइट्रोजन तक नहीं जाएंगे, मगर जहाँ पे कह देते हैं कि भूमि पे कार्बन डाइऑक्साइड जो 97% थी उसे बदलकर 21% ऑक्सीजन हो गई है और 78% नाइट्रोजन बन गई है। बस अब आते हैं कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे पानी बना है, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है कि वही अमृत है, वही यूनिवर्सल डिवाइन सॉल्वेंट है, वो अपने आप में अनमोल है, वही कुदरत की पहली देन है। और उसमें भी 10 ही प्रोटॉन्स हैं, ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर। और मैं ये भी मानता हूँ कि भूमि पे पानी की मात्रा 61.803% होनी चाहिए और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी उतनी ही होनी चाहिए, ह्यूमन सेल में भी उतनी होनी चाहिए। अगर ये है तो हम संपूर्ण होंगे। अगर इसमें गलतियाँ हैं तो होम्योस्टेसिस में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसे थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो कार्बन है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कार्बन ऑक्सीजन से पहले आता है, मगर परसेंटेज की देखा जाए तो कार्बन की मात्रा अब वो इतनी नहीं है जितनी ऑक्सीजन की है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बदलना पड़ा, क्योंकि वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अब जिसमें मैंने आपसे पहले कह दिया हूँ कि कार्बन फोर्थ पे आ गया है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में बदला गया है। बस यही जीवन का एक सत्य है, मैं दिखाने की कोशिश, इसे समझ आ जाएगी। आगे चलना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कुदरत हर चीज़ एक बड़ी सिस्टमेटिकली मैथमेटिकल डिज़ाइन से करती है। जब हमको वो मैथमेटिकल डिज़ाइन समझ आ जाएगा, आगे समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, अब मीथेन, जिसकी मैंने शुरू में कहा था कि सबसे ऊपर जो लेफ्ट में है मीथेन है, उसमें आप देखें एक सेंटर में कार्बन एक है जिसकी 6 की पावर है और 4 हाइड्रोजन है। वो मिलकर ही कहीं ना कहीं मीथेन बनाते हैं, जिसमें 10 प्रोटॉन्स हैं। आप आसानी से देख रहे हैं कि कैसे इसमें 10 प्रोटॉन्स हैं। और ये 10 स्टेज डेवलपमेंट यहीं से शुरू होती है। और पानी में भी 10 स्टेज डेवलपमेंट है, इसमें भी है। ये कुदरत के पहले 2 देन हैं जिससे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जिसकी 22 है। आप खुद ही दिव्यों को देख सकते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ही हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं, आपको नीचे पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, यही समझ लीजिए
कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बनी है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है। पानी की बात कर चुके हैं, अब मीथेन की आप कहते हैं। मीथेन को और ज़्यादा हम अगले वीडियो में कामधेनु के माध्यम से और भी समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे सिर्फ एक मिनरल किंगडम का आधार देखने जा रहे हैं। अब जाते हैं, आप इस पिक्चर में देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर ऊपर के पिक्चर आप देखें तो लेफ्ट साइड में ऊपर आप पहले मीथेन को देख रहे हैं। 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, वो सिंबल आप देख रहे हैं। अब उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हमने जोड़े हुए हैं, एक मीथेन है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना देते हैं। आप पिक्चर को आसानी से देखिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहली में है मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, जिससे ही सारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। यही 3 एटम एलिमेंट्स हैं और 3 ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बस, और कुछ नहीं है। आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें प्रोटॉन 22 हैं, कार्बन 1 है, उसके 6 हैं, 2 ऑक्सीजन के 16 हैं, 22 बन जाते हैं। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ को दिव्यांग से ही बनाया है। दिव्यांग का जो पहला हिस्सा है वो 22 से है, जो दूसरा है वो 10 है। वो चीज़ ही आप इसमें देख रहे हैं और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मरकरी, वीनस और मार्स में आज भी 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। और मेरा मानना है सृष्टि के बनने के पहले या सृष्टि बनने के बाद अगर भूमि सूर्य भगवान से निकली है तो शुरू में इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड 97% है। मगर बायोलॉजिकल लाइफ शुरू होने के बाद मिनरल किंगडम जब प्लांट किंगडम की तरफ जाती है तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बदल जाती है, मैं वर्णन कर चुका हूँ। आगे हम वो भी और देखेंगे कि कैसे हुआ है। अब आ जाते हैं कि इनर प्लैनेट्स। मैंने पहले कहा, अगर हम सूर्य भगवान को अगर दुनिया का सेंटर देखते हैं, माध्यम देखते हैं, तो दूसरा जो प्लैनेट आता है वो मरकरी है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, छोटा सा। उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है। आप इसमें देखिए जो 3 दूसरे प्लैनेट हैं, भूमि को छोड़ दिया जाए तो सारे येलो और ऑरेंज के बीच के कलर्स हैं। वही कलर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े हुए हैं, बस यही कहने का तात्पर्य है। मगर भूमि पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसमें आप ब्लू कलर इसमें देख रहे हैं। इसमें मैंने प्लांट किंगडम को नहीं लाया है, सिर्फ अंतरिक्ष को ऐसे ही दिखाया है जैसे है। तो समझ लीजिए कि अर्थ में आप 21 है और नाइट्रोजन 78% है और दोस्त गैसें ये इसमें आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि डिसेंट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एलिमेंट्स, और कुदरत की जो देन है वहाँ से सृष्टि से बनी थी। जैसे है मीथेन है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो है वो पानी का है। इंद्र भगवान को भी हम देवी देवताओं का राजा कहते हैं और वो पानी के साथ और रेन के साथ जुड़े हुए हैं। और थंडर, लाइटनिंग और रेन के साथ ही सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आई थी। यही जीवन का सत्य है। और जैसे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये पंचकोश और त्रिदोष उसी के साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद उसके साथ। जो बाहर देखेंगे आप, उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि को देख रहे हैं। और अंदर में आप आयुर्वेद के 3 दोष को देख रहे हैं। कफा दोष है, पित्त है, उसके विषय में आज हम जहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक आइडिया है कि आयुर्वेद भी उसी चीज़ के आधार पे है। अब आ जाते हैं कि जब सृष्टि से पूरे का पूरा सामग्री मिनरल किंगडम का, वायु, अग्नि, बारिश, सबसे जब नीचे आया था तो वो पहाड़ों से चलते 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 सारे समुद्र में आ गए थे। और दुनिया की कुदरत की हर चीज़ जो कुदरत ने बनाई थी सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, वो सारी सागर में ही है, समुद्र में ही है। और जिस समुद्र में रहने के कारण जब देवी देवताओं को अमृत की ज़रूरत पड़ी थी, जो मैंने पिछले विषय में बताया था, तो उन्होंने मेरू माउंटेन को ये
जो सेंटर में देख रहे हैं उसमें वासुकी को डालकर उसमें से ओशन को चर्नी करना शुरू कर, मंथन करना शुरू कर दिया था। मंथन के बाद सारे जितने भी एटम हैं वो एक एक करके उभर के आए थे। अब इन चीज़ों का वर्णन हम 14 फॉर्म में देखते हैं, मगर मेरा मानना है कि 33 करोड़ देवी देवता जो भी हैं सब सागर में हैं, सारे समुद्र में हैं और सब वहाँ से निकले हैं जो हमारे लिए मैं इतना भी मानता हूँ जो पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था वो समुद्र के गर्म पानी में ही बना था। उसकी सारी स्मृति समुद्र से ही आई थी और बाकी चीज़ें समुद्र में ही डाली गई थी। तो समुद्र ही सारा साकार है जहाँ से भूमि शुरू हुई है। मैं यही कहने का तात्पर्य है। आप वहाँ से अमृत को लेने के लिए जब बनाया था तो कौन सी चीज़ें आई थी वो मैं उसमें अगली विषय में दिखाना चाहता हूँ। अजय 14 चीज़ें हैं, मैं सबका वर्णन एक यहाँ पे नहीं करूँगा। इसमें सिर्फ हम कपिल वृक्ष की बात कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे सेंटर में राइट साइड में आप कपिल वृक्ष ग्रीन देख रहे हैं, वो बाकी वृक्षों की तरह है जो हम भूमि पे देखते हैं। मगर मेरा मानना है जो कपिल वृक्ष शुरू में आया था उसकी जड़ें आकाश में थी, इसलिए ऊपर का पिक्चर आप वैसे देख रहे हैं जैसे आपने पहले में देखा है। वहाँ से उन्होंने मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को नीचे लाया है। वो कपिल वृक्ष का पहला रूप है। मगर अब ज़मीन पे आने के बाद क्या हुआ है वो मैं आगे अब आपको बताऊंगा कि वहाँ कहानी कैसे बदल जाती है, कैसे संतुलन बदल जाता है। मगर इसमें चीज़ है ये 14 में से एक अमृत था जिसको मैंने बता चुका हूँ। जो दूसरा है वो कपिल वृक्ष है, मैंने ऊपर में असली को दिखाया है। दूसरा है जो भूमि पे है। यही एक अंतर मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब लोगों ने तो काफ़ी कुछ कहते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि ऊपर से नीचे आया है, अब नीचे से ऊपर जाने वाला है। ये प्रतिक्रिया इन्वोल्यूशन रेवोल्यूशन को ही मैं सृष्टि का नियम मानता हूँ। वही नियम को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस में आ जाते हैं कि ये कुदरत ने सूर्य भगवान को आप ऊपर देख रहे हैं, अब ये भूमि पे है और नीचे भूमि है, ऊपर सूर्य है और बीच में वो वृक्ष है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब सूर्य भगवान की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य भगवान नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटो का मतलब कि जो लाइट है वो सूर्य भगवान से ही आती है, उससे जो सिंथेसिस होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब जो बायोकेमिस्ट्री है, जैसे मैं कह सकता हूँ जो केमिस्ट्री है वो एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ही जुड़ी हुई है। चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, लिपिड से हैं या प्रोटीन्स हैं या बाकी मिनरल्स हैं, जो भी है वो सारे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड ही जुड़े हुए, वही बायोकेमिस्ट्री है। और ये सब चीज़ें प्लांट किंगडम में आ जाती हैं। जो पहली चीज़ मैंने कही है वो मिनरल किंगडम है जो कुदरत ने बनाई है पहली स्टेज पे। अब दूसरी स्टेज पे हम आ गए हैं प्लांट किंगडम पे। जब हम प्लांट किंगडम में आते हैं जो वृक्ष ही अब प्लांट में बन गया है। अब ये प्लांट आगे वो चीज़ें हमें देने वाला है जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। जो मेरा आज भी मानना है कार्बन डाइऑक्साइड पहले थी, जो पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था वो प्लांट किंगडम से था, एनिमल किंगडम से नहीं है। एनिमल का किंगडम का बाद में आया है। सो मिनरल को प्लांट में पहले बदल गया था। ये भी एक ज्ञान समझना चाहिए कि पहले बॉटनी आती है, उसके बाद ही जूलॉजी आती है। ये भी जीवन का सत्य, उस सीक्वेंस से हमें देखना चाहिए। अब जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि ये ऊपर से भी कुदरत ने पहले भी हमें ऑक्सीजन ही दी है मीथेन के साथ। मीथेन प्लस ऑक्सीजन ही दो चीज़ें हैं जो कुदरत ने दिए हैं। तो ऑक्सीजन कुदरत ने पहले कह कि वो ज़रूरी है, वही अग्नि है, उसके बिना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम वायु और आकाशभूत को देख रहे हैं उसमें अग्नि ज़्यादा है। अगर अग्नि कम है वो जल और पृथ्वी में बदल जाता है, इसलिए अग्नि बीच में आ जाती है। इसलिए ऋग्वेद में भी सबसे ज़्यादा वर्णन अग्नि देवता का ही है और किसी का नहीं, क्योंकि वही एक ब्रिज है जो आकाशभूता वायुभूता को जल और पृथ्वी के साथ जोड़ देता है। वही ब्रिज है, वही ट्रायंगल है
जो एक को 36 तक लाता है और दूसरे को अंत में 55-40 पे ले आता है, 5 × 108 ले आ जाता है। यही खूबसूरती देखनी, मैं समझता कि ये खुद दुनिया को देनी चाहिए ताकि लोगों को ज्ञान संपूर्ण हो, वही अखंडता है। और आज मेरा मानना है कि भारत भूमि, जैसे मैंने कहा, अखंड भारत कहिए या अखंड सिंधु कहिए, ये भूमि है जहाँ पे बैनियन ट्री कहिए या फाइकस रिलीजियोसा कहिए या पीपल ट्री, यहाँ की कुदरत की देन है, क्योंकि यहाँ पे ही ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा रही है, यही कुदरत ने बनाया है और कहीं पे ये नहीं है, इसलिए शायद ये भारत की है। मगर पीपल ट्री या बैनियन ट्री एक ऐसी है जो ऑक्सीजन को 24 आवर्स बना, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे बनाती ही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे देवी देवता हैं या ईश्वर परमात्मा हैं या ऋषि मुनिषि हैं और जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं, सारे के सारे बैनियन की ट्री के नीचे ही रहते थे, सोते थे, चलते थे। और मैं भी मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा ट्री है, ये अपने आप में संपूर्ण है और आपको हर चीज़ की चीज़ दे देते हैं। ये भी एक ज्ञान मैं दिखा चुका हूँ कि क्योंकि बैनियन ट्री में वही ऑक्सीजन है जिससे हमारी शुरुआत हुई है शुरू में, ये अनमोल है, ये सबसे बढ़िया है। और ये कभी इससे काफ़ी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, सब ठीक की जा सकती हैं। आयुर्वेद में इसका बड़ा अनमोल है। इसकी शक्ल भी ह्यूमन आरा की तरह मिलती है, इसलिए दूसरी पिक्चर यही है। अब आते हैं कि फोटोसिंथेसिस में मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि साइंस ने जो देखा है और सृष्टि ने जो देखा है और कुदरत ने जो देखा है, जब मैंने दोनों को, जब स्पिरिचुअल साइंस को जाता है, पहचाना है और दोनों में वही चीज़ देखता हूँ, दोनों को एकत्रित करके स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से मैं दुनिया के सामने पेश करने की एक छोटी सी प्रतिक्रिया है। आप इसमें अगर आप देखें, दे 2 पीक्स हैं, एक रेड जोन में है इंफ्रारेड के लास, एक अल्ट्रा वायलेट की तरफ है। ये दोनों ऐसे जोन हैं जब इस रोशनी के पास कोई भी प्लांट को आप रखेंगे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य, अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट हो या इंफ्रारेड लाइट हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और बीच में नहीं होती है। यही मैं दिखाने की कोशिश है कि साइंटिस्ट ने भी ये दुनिया को दिखा दिया है। यही चीज़ मैं इस पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, वो रेड लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट के बीच में ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। यही जीवन का सत्य है। अब इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी ने गायत्री मंत्र के माध्यम से मैंने कैसे समझा है। मैं समझता हूँ कि 3 किस्म का गायत्री मंत्र करना ज़रूरी है। जो सुबह आप उठते हैं 6 बजे, ईस्ट की तरफ देखिए, उस सूर्य भगवान को पानी दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक है। आप इसमें देखिए, आपको सूर्य भगवान को पानी दिया जा रहा है और पानी से ही आप करते हैं, और वही पानी जो है वो प्लांट किंगडम के लिए ज़रूरी है। जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट में पानी को दिया जाता है या तुलसी को दिया जाता है, तो आप समझिए तुलसी में भी वही चीज़ें हैं जो आप बैनियन ट्री में देख सकते हैं। तो कितने मायने हैं कि तुलसी को या बैनियन ट्री को या सूर्य भगवान को देख के अल्ट्रा वायलेट पे आप पानी देंगे, वो पानी ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये भी मैं दिखाने की कोशिश, जो ऑक्सीजन बनती है वो पानी से बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। ये भी अंतर मैं दिखाने की चल, जहाँ पे सांस, तो जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट 6 AM पानी डालना वो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है। मगर दोपहर में आप नॉर्थ की तरफ दे रहे हैं, उसमें सूर्य भगवान नहीं आते हैं, उसमें ना आगे है ना पीछे है, तो वहाँ पे इसका असर ज़्यादा नहीं है वही पिक्चर में। मगर जब शाम की तरफ आ जाते हैं 6 बजे, आप सूरज भगवान की प्रार्थना करते हैं तो जो पानी डालते हैं उससे ही जो ऑक्सीजन बनती है ज़्यादा है। तो इसमें प्रूव हो गया कि गायत्री मंत्र ने भी यही कहा है, जो ब्राह्मणी फर्स्ट स्टेज है वो अल्ट्रावायलेट के साथ है, जो इवनिंग है रुद्राणी है इंफ्रारेड रेस। रुद्राणी का मतलब रेड, इसमें शिव जी का नाम नहीं लिखा है, रुद्राणी है, रेड है, और सुबह अल्ट्रावायलेट। कितना ज्ञान इस पिक्चर में है, मगर लोगों ने उसको उस तरीके से देखा नहीं है। दिव्यांग ने और इन चीज़ों ने मुझे समझा दिया है कि यही ज़रूरी है। अब
उस साइंस के माध्यम से इसको देखिए तो आप नई पिक्चर समझ पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ऐसे कोई 10 प्लांट्स हैं जो रात को ही ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब जब सूर्य भगवान नहीं है, रात के 12 घंटे तक अगर आपको ऑक्सीजन घर में चाहिए तो इन प्लांट को आप रख सकते हैं। अब मैं इन सब की वर्णन नहीं करूंगा, मगर मैं एक ऐसे प्लांट की बात कर रहा हूं जो अंत में एलोवेरा के नाम पे है। वो कोई भी अपने घर की बालकनी में घर में आसानी से रख सकता है। उससे ऑक्सीजन मिलती है तो आपके घर में हमेशा ऑक्सीजन रहेगी। बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि आपके आगे पीछे ऑक्सीजन हमेशा रहनी चाहिए। वही कुदरत की देन है, वही एनर्जी है। उसके आधार पे ही ब्रेन काम करता है। ब्रेन के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑक्सीजन, पानी, सोडियम क्लोराइड ही ज़रूरी है। बस आप इसको समझ लेंगे तो अपनी सृष्टि को आसानी से समझ सकते हैं। अब तक हम मिनरल किंगडम की बात कर रहे थे, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा आगे चलना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस की मैं कुछ प्रतिक्रिया समझाऊंगा बिफोर आई गो टू एनिमल किंगडम। मतलब आप इस पिक्चर में देखिए, ये वो फोटो सेल है जो प्लांट किंगडम में है। इसको 2 हिस्सों में बदला गया है। एक लेफ्ट में है, लाइट रिएक्शन है, दूसरा कार्बन साइकिल है। आप इसमें देखिए, लाइट में देखिए तो लाइट इसमें लग रही है उस सेल पे, और ऊपर से देखिए आप पानी को अंदर डाला जा रहा है। इट्स ओनली वाटर, पानी, जल ही अंदर जा रहा है, और जल लाइट रिएक्शन के बाद नीचे ऑक्सीजन में बदल जाता है। आप समझ लीजिए जल को ऑक्सीजन में बदलना कितना इम्पॉर्टेंट है प्लांट किंगडम में, और सूरज की रोशनी में ही ये ज़्यादा पावरफुल है। अल्ट्रा वायलेट में और इंफ्रारेड में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। इसलिए सुबह पानी पी देना या शाम को प्लांट को पानी देना ज़्यादा अच्छा है। आप बीच में क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं, इसमें से एटीपी, एनएडीपी निकलती हैं, या एडीपी वगैरह सब इसका साइकिल अंदर है। उसके विषय में हम नहीं जाएंगे। मगर दूसरी तरफ आप चले जाएं, राइट साइड में आप देख रहे हैं ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। कार्बन साइकिल से उसमें ही शुगर बढ़ रही है, ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है, और द कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इसका मतलब पानी से ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोनेटेड हाइड्रेटेड कार्बन, दैट्स इट। कितना जिस किस्म का ज्ञान हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि उन्हें किसी किस्म का भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। कंसेप्ट में वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो उसके हर विषय को आसानी से समझ सकते हैं, और पिक्चर के माध्यम से हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं इंटरनेट की वो पिक्चर देखी है जो मुझे संपूर्ण लगी हैं। ये तो जिन्होंने बनाई है, ये उनके लिए भी एक गर्व की बात है कि मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं इसमें वो खूबी देखता हूँ जो उनका अधिकार उन्हीं का है। मैं उनके अधिकार को और भी अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो कैल्विन साइकिल है, इसमें आप देख लीजिए 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हैं, वो जुड़कर कार्बन फ्यूशन हो रहा है, वो 6 में बन जाता है। 6 में बनने के बाद फिर रिडक्शन होकर शुगर बन जाती है। 3 कार्बन 6 कार्बन में बन जाता है, फिक्सेशन हो जाती है, और उसके बाद ही ये बन जाता है। उसमें से एटीपी वगैरह मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। यही है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आते हैं, वो 6 में बदल जाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद ये साइकिल चलता है। इतने ताकि इस वीडियो के इतना ही काफ़ी है। बाकी इसके बारे में आप ज़्यादा ज्ञान कर सकते हैं। जब हम आगे जाते हैं, आप ऊपर की पिक्चर को देखिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। अब हम प्लांट में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए 6 कार्बन, मैंने पहले ही कहा था 6 कार्बन, 3 से शुरू हुआ तो डबल होकर 6 पे आ गए हैं। 6 मॉलिक्यूल्स पानी के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। फिर फोटोसिंथेसिस में, प्लांट में, सूरज की रोशनी में, सुबह और शाम की रोशनी में वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में ज़्यादा बनते हैं। ये जीवन का सत्य है। मगर जितने ये प्रोसेस है 7 स्टेजेस में होते हैं, जो मैंने नीचे दिखाए हुए हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर ये है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर, कहीं ना कहीं वो ग्लूकोज वगैरह ट्रायोज उससे बन जाती है। यही काफ़ी है। अब आ जाते हैं कि जब 10 स्टेज ज़्यादा दिखाने के, इसमें 10 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में भी है। अब हम
प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए जो ऊपर का जो सेल है ग्लूकोज यूज किया हुआ है वो ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है। आप उसमें ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में बदलता है वो 10 स्टेजेस दिखाई गई हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में है, और चलते चलते बाद में वो 3 ट्रायल्स आने के बाद फिर लैक्टेट उसमें कैसे बदलता है वो दिखाया। उसकी डिटेल मैं पहले दे चुका हूँ, इसमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर एक चीज़ है जो शेष शुरू होता है 3 कार्बन ट्रायल्स में आ जाता है, वो ट्रायोज है। वो बाद में 3 कार्बन एसिड में बदल जाता है। अगर C6H12O6 की शुरुआत है, C3H6O3 ट्रायोज है, वो शुगर फॉर्म में है। जब नीचे आते हैं वही C3H2O3 एसिडिक बन जाता है, जिसका ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन के माध्यम से चेंज होती है। इतना ही ज्ञान काफ़ी है कि ये सीक्वेंस कैसे बनता है देख लीजिए। और फिर लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, वही पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड द्वारा ग्लूकोज कैसे बनता है वो राइट साइड में आप देख सकते हैं। आप ही देख लीजिए जो 10 स्टेज डेवलपमेंट है वो एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी में 10 स्टेजेस में है। इसे ही मैं 10 चक्रों की तरफ से कहता हूँ। वही 10 अवतार हैं, वही चीज़ दिखाने की कोशिश, वही चीज़ आप मीथेन में भी देखते हैं, वही चीज़ पानी में भी है। तो आप समझिए कि क्योंकि मैथमेटिकली हम कितना कंक्लूसिव 10 में है। अब काफ़ी लोग मुझसे कभी पूछते हैं क्या ये ज़ीरो का आविष्कार कैसे हुआ था, और मैं मानता हूँ कि शुरू से ही था। बाद में किसी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुरुआत शून्य ही ज़ीरो के साथ ही, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब अंत में मैं ये तीनों लेवल को दिखाना चाहता हूँ कि इसका रोल क्या है। सबसे पहले आप पहली पिक्चर की तरफ जाइए तो देखेंगे मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। वो आकाश में हुआ है। आकाश में होने के बाद वो मिनरल किंगडम का है। जब प्लांट किंगडम में आ जाता है फोटोसिंथेसिस में, आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 कार्बन प्लस वो मिलकर जो सृष्टि से आया है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बना देता है प्लांट किंगडम में। अब वही चीज़ जब हम खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल देता है और बीच में हमें एनर्जी मिल जाती है। अगर बीच में फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस होती है तो ये एनर्जी ATP बनकर हमें आगे काम करने के लिए शक्ति मिल जाती है। मगर अंत में देखिए जो शुरू में मीथेन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना था, फिर प्लांट किंगडम में वही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल गया है, और ह्यूमन सेल में वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। एज ए रिजल्ट जो इक्विलिब्रियम, जो बेसिक केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है वो मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के बाद ऑक्सीजन और प्रोटीन में, ये कार्बोहाइड्रेट में है, फिर वही चीज़ बनते। इससे दुनिया का इक्विलिब्रियम मेंटेन होके हम आज भी ऑक्सीजन की 21% मात्रा को बरकरार कर पाए हैं। बाकी के जितने भी कार्बन है वो नाइट्रोजन में बदल चुके हैं। अब इस ज्ञान को अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो संपूर्ण ज्ञान बन जाएगा। और मेरी इस वीडियो में यही कोशिश रही है कि मैं सिर्फ विषय के बारे में ही बात करूं, ताकि विषय बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, वही इम्पॉर्टेंट हो जो इसके साथ अनिवार्य है। बस आगे चलते हैं। ये अंत में वो स्टेज है, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ जो इसे समझ लेंगे तो आप कपिल वृक्ष की शुरुआत आकाश में क्या हुआ था, कपिल वृक्ष भूमि पे क्या हुआ था, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम कैसा हुआ वो समझ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको डिवाइन केमिस्ट्री की शुरुआत ठीक हो गई है। बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।